नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, मतलब भाषा विकास में बोलने के महत्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को क्लास क्रमांक 14 में ना ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा के विकास के बारे में ना आप लोगों को पढ़ा दिया था, ये जो थ्योरी क्लास है वो। और उसके बाद आप लोगों को बोला था ना कि नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, उसमें आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ कराऊंगा बोल करके। तो ये तमाम जो आप लोगों का थ्योरी क्लास है वो मैंने करा दिया था। नहीं देखे होंगे तो क्लास क्रमांक 14 को जा करके देख सकते हो। उसके बाद जब आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को लगाओगे ना तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़िए। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अ टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाय, मतलब एक शिक्षक छात्र को नई भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो किस प्रकार से करेगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वेल टॉलरिंग देयर मिस्टेक, मतलब उनकी गलतियों को सहन करते हुए उन्हें खुलकर बोलने की अनुमति देना। ऑप्शन बी, अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वेल नॉट टॉलरिंग देयर मिस्टेक, मतलब उन्हें खुलकर बोलने की अनुमति नहीं देना लेकिन उनकी गलतियों को बर्दाश्त ना करना। ऑप्शन सी, अलाउिंग देम टू स्पीक ओनली बाय द लिसनिंग एंड रिपीटिंग, मतलब उन्हें केवल सुनकर और दोहराने के लिए बोलने की अनुमति देना। या ऑप्शन डी, अलाउिंग देम टू स्पीक वेल पनिशिंग फॉर एवरी मिस्टेक, मतलब उन्हें बोलने की अनुमति देना साथ ही हर गलती पर उसे दंडित करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वेल टॉलरिंग देयर मिस्टेक करेक्ट हो जाएगा, मतलब उनकी गलतियों को सहन करना, बर्दाश्त करना और उन्हें खोलकर बोलने की अनुमति देना। कैसे? अ टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाय, एक शिक्षक छात्रों को भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कैसे करेगा? वो जो कोई भाषा सीख रहा है, जो बालक है वो, तो उनकी भाषा सीखने पे हो रहे जो मिस्टेक है उसको बर्दाश्त करेगा, उसको इग्नोर करेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, बिना गलती किए उसे खुलकर बोलने का क्या करेगा, माहौल देगा, उसको अनुमति देगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जब तक बालक गलती नहीं करेगा सीखेगा कैसे? जी हाँ, तो इसीलिए एक जो शिक्षक होता है ना वो बच्चों को ना गलती को ध्यान नहीं देता, उसके सीखने पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, उसे इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। फ्लुएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड्स, प्रवाह संबंधी विकार में शामिल है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब सबसे उपयुक्त आंसर को चुनिए। ऑप्शन ए वॉइस मतलब आवाज़, ऑप्शन बी पिच मतलब पीछी, ऑप्शन सी स्ट्रटरिंग मतलब हकलाना, या ऑप्शन डी वॉइस पिच एंड स्ट्रटरिंग मतलब आवाज़ स्वर या स्ट्रटरिंग मतलब हकलाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्यों विलोपित कर दिया गया था? सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़िए। फ्लुएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड्स, मतलब प्रवाह संबंधी विकारों में शामिल है। प्रवाह मतलब बोलने के जो संबंधी विकार है ना बोलने से, तो उसमें कौन सा विकार आता है, कौन सा बीमारी आता है ये बोला है। और बोला है चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ना वो स्ट्रटरिंग हो जाता है। स्ट्रटरिंग का मतलब जो होता है वो हकलाना हो जाता है। लेकिन डी को भी देखो, इसमें स्ट्रटरिंग भी है, उसके अलावा वॉइस भी और पिच भी है। लेकिन फ्लुएंसी डिसऑर्डर ये जो बोलोगे ना, वॉइस ये नहीं है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, पिच भी नहीं है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, लेकिन इसमें भी दिया है ये जो स्ट्रटरिंग है वो, और इसमें भी दिया है। तो इसके वजह से ना एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से इसे ना व्यापम ने विलोपित कर दिया गया। और ये ना व्यापम के एग्जाम में सीजीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। एक्सचेंज ऑफ आइडिया
बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, ऑप्शन बी टेलिंग मतलब बताना, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन मतलब संचार, या ऑप्शन डी लिसनिंग मतलब सुनना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन संचार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन टू और मोर पर्सन इज, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान कहलाता है, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है ना। जी हाँ, मतलब दो व्यक्ति मान के चलो है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे का जो विचार है उसका आदान प्रदान कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन ही ना कहलाएगा जी अंग्रेजी में, जिसे हम लोग हिंदी में संचार कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। अ पर्सन इज सैड टू बी अ गुड स्पीकर व्हेन शी ही, मतलब किसी व्यक्ति को अच्छा वक्ता तब कहा जाता है जब वह, ऑप्शन ए स्पीक्स वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज बोलता है, ऑप्शन बी यूज आइडियोइज्म मतलब मुहावरे का प्रयोग करता है, ऑप्शन सी इज एबल टू कन्वे आइडिया एंड फीलिंग मतलब विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है, या ऑप्शन डी डज नॉट मेक मिस्टेक मतलब गलतियां नहीं करता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इज़ एबल टू कन्वे आइडिया एंड फीलिंग करेक्ट हो जाएगा, मतलब विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता है जिसमें ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 4 को पहले आप ध्यान से पढ़िए। अ पर्सन इज सैड टू बी अ गुड स्पीकर व्हेन शी ही, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता मतलब बोलने वाला तब कहा जाता है जब, तो जब क्या होगा, इज़ एबल टू कन्वे आइडिया एंड फीलिंग मतलब अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की सक्षम हो, व्यक्त करने में, तो वही ना एक अच्छा वक्ता कहलाएगा, बोलने वाला। जी हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और आप लोगों ने अगर गौर किया होगा ना, तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितना भी मैं प्रश्न लेकर के हूँ ना, वो आप लोगों का किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम में, खासतौर से टेट एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो फर्स्ट पेपर में हो चाहे वो सेकंड पेपर में हो, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसे प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर देन यू स्पीच इज, मतलब जब आप दूसरे को अपनी बात साबित करने के लिए बोलते हैं तो आपका भाषण कहलाता है। ऑप्शन ए नैरेटिव मतलब कथा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेटिव मतलब जानकारीपूर्ण, ऑप्शन सी आर्ग्यूमेंटिव मतलब तर्कपूर्ण, या ऑप्शन डी परsuasive मतलब प्रेरक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आर्ग्यूमेंटिव करेक्ट हो जाएगा, तर्कपूर्ण। कैसे? व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर देन यू स्पीच इज, मतलब जब आप दूसरों को अपनी बात साबित करने के लिए बोलते हैं तो आपका भाषण कहलाता है। जब मैं अपनी बात को साबित करना चाहता हूँ, किसी भी बात को चाहे वो, तो इस प्रकार से जब मैं बोलता हूँ तो वो क्या कहलाता है, वो आर्ग्यूमेंटिव ना कहलाएगा। जी हाँ, मतलब तर्कपूर्ण वाली बात। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। व्हेन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ असाइनिंग स्पीकिंग एबिलिटी एज सजेस्टेड बाय बर्ड एंड डेनियन 1987 इन देयर 4 पॉइंट स्केल्स, मतलब बर्ड और डेनियन 1987 द्वारा अपने 4 बिंदुओं के पैमाने में सुझाए गए बोलने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है। तो आप लोगों को ये बताना है, एटलीस्ट गेस करना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन यूज ऑफ वोकेबुलरी एंड फ्लुएंसी, मतलब उच्चारण शब्दावली का प्रयोग और प्रवाह। ऑप्शन बी रिस्पॉन्स टू द टास्क विथ लिमिटेड कम्युनिकेशन, मतलब सीमित संचार के साथ कार्य के प्रति प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी ग्रामेटिकल करेक्टली स्ट्रक्चर, मतलब व्याकरणिक रूप से सही संरचनाएं। या ऑप्शन डी एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव वेयर रिक्वायर्ड एंड गो बियॉन्ड अ बेसिक रिस्पॉन्स, मतलब आवश्यकता पड़ने पर पहल करना और बुनियादी प्रक्रिया से आगे बढ़ने की क्षमता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक ना मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगा, मतलब व्याकरणिक रूप से सही संरचनाएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ असाइनिंग स्पीकिंग एबिलिटी एज सजेस्टेड बाय बर्ड्स एंड डैनियल 1987 इन देयर 4-point स्केल्स। मतलब बर्ड और डेनियन 1987 द्वारा अपने 4 बिंदु पैमाने में सुझाए गए बोलने की क्षमता को आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है बोला था ना, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल आप लोगों को यही याद रखना है। कम्युनिकेटली करेक्ट स्ट्रक्चर मतलब व्याकरणिक रूप से सही संरचनाएं करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल आप लोगों की जो थ्योरी क्लास है ना उससे डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सीजी टेट ना 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वर्ग 2 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। मिस्टर कमल आस्क द लर्नर्स टू लर्न अ पोयम बाय हार्ट एंड रेसिट। मतलब श्री कमल शिक्षार्थियों से एक कविता को कंठस्थ करने और सुनाने के लिए कहता है। द एक्सरसाइज M2 मतलब अभ्यास का लक्ष्य है इस प्रकार से। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए इम्प्रूव मेमोरी मतलब याददाश्त को सुधारना, ऑप्शन बी इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग मतलब पठन और वाचन को एकीकृत करना, ऑप्शन सी इम्प्रूव लिसनिंग मतलब सुनने को सुधारना, या ऑप्शन डी इंक्रीज कम्युनिकेशन मतलब एकाग्रता बढ़ाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट हो जाएगा, मतलब पठन और वाचन को ना एकीकृत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिस्टर कमल आस्क द लर्नर्स टू लर्न अ पोयम बाय हार्ट एंड रेसिट मतलब श्री कमल शिक्षार्थियों से स्टूडेंट से एक कविता को कंठस्थ करने और सुनाने के लिए कहता है। तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? द एक्सरसाइज इज M2 मतलब उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य है वो इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग मतलब पाठ और वाचन को मतलब बोलने को ना एकीकृत करना चाहता है, अच्छे से सुधारना चाहता है, इसीलिए इस प्रकार की जो कविता है उसको कंठस्थ करने के लिए और सुनाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। विच अप्रोच एंडोर्सेस फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी मतलब कौन सा दृष्टिकोण सटीकता से अधिक प्रवाह और महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन बी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TRP मतलब कुल शारीरिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी फंक्शनल अप्रोच मतलब कार्यात्मक दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब संवेदात्मक दृष्टिकोण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब संवादात्मक दृष्टिकोण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच अप्रोच एंडोर्सेस फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी मतलब कौन सा दृष्टिकोण सटीकता से अधिक प्रवाह महत्वपूर्ण है? तो ये जो सबसे ज़्यादा सटीकता से महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेटिव अप्रोच संवादात्मक दृष्टिकोण करेक्ट हो जाएगा। संवादात्मक दृष्टिकोण मतलब जो वाद विवाद हम लोग करते हैं ना, मतलब जो बातचीत हम लोग करते हैं ना वो क्या कहलाएगा? संवाद ही ना कहलाता है जी, जिसे हम लोग संवादात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और फ्लुएंसी का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मतलब एक लय से बोलने का प्रयोग किससे करते हैं हम लोग? कम्युनिकेटिव मतलब क्या करते हैं? बात करने के लिए ना करते हैं जी, संवाद करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। फ्लुएंसी किसी भी हम लोगों को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में होता है ना जी, है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए आप लोगों को केवल इतना ही इसमें पढ़ना था, केवल 8 ही प्रश्न इसमें था, ये जो टॉपिक है उसमें। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि एक दिन में 4 से 5 क्लास लेकर आऊँ आप लोगों का। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।